अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ डॉक्टर जिया। डियर स्टूडेंट्स, बायोएनर्जेटिक्स के जो दो वीडियोज हैं, पहले वीडियो में हमने ग्लाइकोलाइसिस को पढ़ा कि ग्लाइकोलाइसिस क्या है, ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज किस तरह सेल में इंटर होता है। हमने पढ़ा कि ग्लाइकोलाइसिस में जो है इंसुलिन ब्लड रिसेप्टर्स को एडिपोज टिश्यूज और मसल में स्टिमुलेट करता है, जिससे ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर होता है। जब ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर होगा तो ग्लूकोज एक सिस्टमेटिक पाथवे से गुजरेगा। उस सिस्टमेटिक पाथवे में ग्लूकोज की पहले स्टेप में ग्लूकोज की फास्फोराइलेशन होगी, फिर दूसरे स्टेप में ग्लूकोज की क्या होगी, ग्लूकोज की डीफास्फोराइलेशन होगी और वहां से एटीपी और एनएडीएच बनेंगे। और ग्लाइकोलाइसिस का जो एंड मॉलिक्यूल है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास पायरुवेट है। फिर हमने पढ़ा कि अगर पायरुवेट क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इंटर होता है तो फिर इसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। अगर पायरुवेट इन दो स्टेप में इंटर नहीं होता और पायरुवेट से लैक्टिक एसिड या अल्कोहल बनता है या इथेनॉल बनता है तो इसे हम कहते हैं फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। फिर जब हमने क्रेब्स साइकिल को देखा तो क्रेब्स साइकिल में हमने पढ़ा कि पायरुवेट जब माइटोकॉन्ड्रिया में इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में आ जाता है तो इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट के साथ एक रिएक्शन होता है जिसमें पायरुवेट एसिटाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट होता है और पायरुवेट से एक एनएडीएच भी बनता है जब ये एसिटाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट होता है। फिर इस एसिटाइल को एंजाइम को हमने एक साइक्लिक प्रोसेस से गुजारा, जिस साइक्लिक प्रोसेस में हमें एटीपी भी मिले, हमें एफएडीएच भी मिले और हमें एनएडीएच भी मिले और हमें कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स भी मिले। अब जो स्टूडेंट्स क्रेब्स साइकिल में जो एनएडीएच और एफएडीएच हमें मिले हैं उनकी किस्मत कहाँ डिसाइड होगी, उनकी किस्मत डिसाइड होगी इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और दो स्टूडेंट्स याद रखें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को हम रेस्पिरेटरी चेन भी कहते हैं एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। और डियर स्टूडेंट्स पिछले जो टॉपिक्स है जैसे कि क्रेब्स साइकिल है और ग्लाइकोलाइसिस है, दे आर नोन एज सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। एक बात याद रखें कि जो ग्लाइकोलाइसिस है और क्रेब्स साइकिल है दे आर सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन और ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन है। अब dear students, electron transport chain it occurs at the inner membrane of mitochondria. Occurs at inner inner mitochondrial membrane. Dear students, ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है इट कंसिस्ट ऑफ 5 कॉम्प्लेक्सेस, इट कंसिस्ट ऑफ 5 कॉम्प्लेक्सेस, यानी इसके अंदर 5 एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, 5 एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। अब dear students ध्यान से समझने की कोशिश करें, जो कॉम्प्लेक्स 1 है, जो कॉम्प्लेक्स 1 है, दिस कॉम्प्लेक्स 1, the other one is complex 2, then is complex 3, then is complex 4 and the last one is complex 5. Dear students, complex 1 को हम कहते हैं NADH dehydrogenase, NADH NADH dehydrogenase ubiquinone oxidoreductase, ubiquinone oxidoreductase. This is the complex 1. The complex 2 is known as succinate
सक्सीनेट, डी हाइड्रोजीनेस ऑक्सीडो reductase, and complex 3 is called complex 3 जो है that is known as complex 3 is known as cytochrome cyto cytochrome C oxido reductase, and complex 4 is known as cytochrome C oxidase, and complex 5 is known as ATP synthase. These are the complexes which are involved in the oxidation of NADH, and due to this electron transport chain is known as oxidative phosphorylation. अब these complexes contain electron carriers. They contain electron carriers. These contain electron carriers in the form of FMN, plain mononucleotide. They contain in the form of cytochrome B, cytochrome C, cytochrome C1, cytochrome A, cytochrome A3, आयरन, सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन एक्सेट्रा। ये सारे क्या है? ये सारे वो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन कैरियर है इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर हम ड्रा कर देते हैं। दिस इज नथिंग बट कॉम्प्लेक्स 1, and this is nothing but complex 2. This is complex 3. This is complex 4, and this is complex 5. ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स 1 है। कॉम्प्लेक्स 1 इज नोन एज NADH dehydrogenase ubiquinone oxidoreductase. Complex 2 is known as succinate dehydrogenase ubiquinone oxidoreductase. Complex 3 is known as cytochrome C oxidoreductase. Complex 4 is known as cytochrome C oxidase. Complex 5 is known as ATP synthase. Dear students, अब NADH will convert into NAD plus hydrogen ion. ये जब टूट जाएगा, so the electrons from here move into the complex 1. complex 1 में क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन आएंगे। आप ध्यान दें, इलेक्ट्रॉन्स complex 1 से जाएंगे toward the flavin mononucleotide FMN। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? FMN में जाएंगे। FMN से इलेक्ट्रॉन जाएंगे टुवर्ड द आयरन सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन FADH, आयरन सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन। Now these electrons from iron sulfur containing will move toward the enzyme Q or ubiquinol। यहाँ पर क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन कोएंजाइम Q में आ जाएंगे। नाउ कोएंजाइम Q से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? टुवर्ड द कॉम्प्लेक्स 2। कॉम्प्लेक्स 2 में क्या करेंगे? कॉम्प्लेक्स 2 में इलेक्ट्रॉन आएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, जब इलेक्ट्रॉन NADH से कॉम्प्लेक्स 1 में जाएंगे, कॉम्प्लेक्स 1 में ये इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरफ जाएंगे,
सो डियर स्टूडेंट्स कीप रिमेंबर कि जो कॉम्प्लेक्स 1 है इट विल पंप 4 हाइड्रोजन आयन, it will pump 4 hydrogen ion into the intermembranous space. ये क्या करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन को इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में पंप करेगा. And after that it will give electron to coenzyme Q, and from coenzyme Q electron will come towards the complex 3. And when the electron comes into the complex 3, जब इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 3 में आएंगे तो कॉम्प्लेक्स 3 में ये इलेक्ट्रॉन किस तरह जाएंगे? इन कॉम्प्लेक्स 3 दिस इलेक्ट्रॉन विल कम टू cytochrome B. From cytochrome B, this electron comes into iron sulfur containing protein, and from iron sulfur containing protein this electron moves into cytochrome C1, and from cytochrome C1 this electron moves to cytochrome C. कहाँ जाएंगे? साइटोक्रोम C में जाएंगे. Now from cytochrome C this electron will come into the complex 4, and in complex 4 this electron will be gained by cytochrome A, and from cytochrome A it will move to the cytochrome A3, and from cytochrome A3 this electron will move toward the oxygen, and will form water. ये है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. डियर स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स 1 में जब इलेक्ट्रॉन एंटर होंगे तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? पंप करेगा. और फिर एंजाइम Q से जब इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 3 में आएंगे और कॉम्प्लेक्स 3 में आएंगे तो जब कॉम्प्लेक्स 3 में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेंगे तो कॉम्प्लेक्स 3 भी क्या करेगा? 4 हाइड्रोजन आयन को क्या करेगा? पंप करेगा into the intermembranous space. And similarly जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C से कॉम्प्लेक्स 4 में आएंगे तो फिर कॉम्प्लेक्स 4 भी क्या करेगा? कॉम्प्लेक्स 4 भी 2 हाइड्रोजन आयन को पंप करेगा into the intermembranous space. So at all 10 electrons are pumped by complexes for 1 NADH. Similarly, अब जो FADH है, FADH जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में बना है, वो FADH कौन ऑक्सीडाइज करेगा? इट विल बी ऑक्सीडाइज्ड बाय कॉम्प्लेक्स 2 known as succinate dehydrogenase oxidoreductase. FADH भी टूट जाएगा into FAD प्लस हाइड्रोजन आयन में, और यहाँ से क्या करेंगे? और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो इंटर होंगे कॉम्प्लेक्स 2 में. कॉम्प्लेक्स 2 में जब ये इलेक्ट्रॉन आएंगे so these electrons in complex 2 will come to the iron sulfur containing protein, and from iron sulfur containing protein these electrons will move towards the coenzyme Q. So dear students, जब FADH के इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स 2 में आएंगे और कॉम्प्लेक्स 2 से ये जाएंगे coenzyme Q की तरफ, so neither the first complex or the complex 1 pumps the electron nor complex 2 pumps the electron. तो इलेक्ट्रॉन जब FADH के इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 2 से coenzyme Q में आएंगे और coenzyme Q से कॉम्प्लेक्स 3 में आएंगे, कब क्या होगा? FADH के लिए 4 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 3 पंप करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन भी कौन पंप करेगा? कॉम्प्लेक्स 4 पंप करेगा. So at all ये पॉइंट याद रखिए. 6 electron are pumped by complexes for 1 FADH. एक FADH के लिए 6 इलेक्ट्रॉन पंप होंगे और एक NADH के लिए 10 इलेक्ट्रॉन पंप होंगे.
एक NADH के लिए जो 10 इलेक्ट्रॉन पंप होते हैं, उन 10 इलेक्ट्रॉन में से 4 बाय कॉम्प्लेक्स 1, 4 बाय कॉम्प्लेक्स 3 और 2 बाय कॉम्प्लेक्स 4। इसी तरह एक NADH के लिए जो 6 इलेक्ट्रॉन पंप होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन पंप होते हैं, for one NADH, these 6 electrons, 4 are pumped by complex 3 and 2 are pumped by complex 4। और याद रखिए dear students, 4 electrons when pumped, this 4 electrons produce what? This 4 electron, एक 4 electron produce 2 ATP, 2 electron produce 1 ATP। यस, सो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 ATP पैदा करेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन कितने, 2 प्रोटॉन जो है या 2 हाइड्रोजन है, वो कितने ATP पैदा करेंगे, 1 ATP पैदा करेंगे। किस तरह देखें, अगर NADH के इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस में जा रहे हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन ये है, 4 इलेक्ट्रॉन ये है, 4 इलेक्ट्रॉन ये है, तो 4 इलेक्ट्रॉन ये है, सॉरी आई एम सॉरी, ओवरऑल जो 10 इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस 3 ATP और जो 6 इलेक्ट्रॉन है ओवरऑल वो कितने ATP पैदा करते हैं, वो 2 ATP पैदा करते हैं। सॉरी फॉर दैट, जो मैंने बोला है आप ये याद रखिए कि 10 इलेक्ट्रॉन कितने ATP पैदा करते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 ATP पैदा करते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन कितने ATP पैदा करते हैं, 2 ATP पैदा करते हैं। अगर NADH के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से गुजर रहे हैं तो क्या होगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन ये है, 4 इलेक्ट्रॉन ये है और 2 इलेक्ट्रॉन ये है। सो these हाइड्रोजन आयन, ये जो हाइड्रोजन आयन है, ये हाइड्रोजन आयन क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, ये हाइड्रोजन आयन बाय द कॉम्प्लेक्स 5, ये जो हाइड्रोजन आयन है ये कॉम्प्लेक्स 5 से गुजर कर आगे आएंगे इनटू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, और यहाँ पर क्या होगा, और यहाँ पर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ADP के साथ मिलेगा और हमें मिलेगी ATP। क्या मिलेगी हमें, ATP मिलेगी। अगर NADH ऑक्सीडाइज हो रहा है और इसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से जा रहे हैं तो एक NADH के लिए 10 इलेक्ट्रॉन पंप हुए हैं और 10 इलेक्ट्रॉन से 3 ATP पैदा होती है। अगर एक NADH के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजर रहे हैं तो क्या होगा, तो हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन पंप होंगे और 6 इलेक्ट्रॉन से 2 ATP क्या होती है, हमारे पास पैदा होती है। अब आप लोग खुद हिसाब लगा लें कि हमारे पास कितने NADH एक रेस्पिरेशन में बनते हैं। हमारे पास 2 NADH ग्लाइकोलाइसिस में बनते हैं, 2 NADH ग्लाइकोलाइसिस में बनते हैं, 2 NADH लिंक रिएक्शन या डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में बनते हैं, और इसी तरह 6 NADH कहाँ बनते हैं, 6 NADH हमारे पास क्रेब्स साइकिल में बनते हैं। तो हमारे पास टोटल 10 NADH बनते हैं, 2 FADH होते हैं, और इसी तरह जो कि 4 ATP है वो डायरेक्ट पैदा होती है। इसका हिसाब लगा रहे आप लोगों को टोटल ATP की क्या मिल जाएगी, मिकदार मिल जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसमें कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है। मैंने कोशिश किया कि आपको इजी वर्ड में आपको समझा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और इसी के साथ आपके बायोएनर्जेटिक्स की चैप्टर का जो पार्ट है रेस्पिरेशन, उसका भी एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।